C++ प्रोजेक्ट सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं टिक टैक टोए गेम इन C++ को। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन मकसद है आपके C++ के कंसेप्ट्स को रिवाइज कराना, और इस प्रोजेक्ट की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जितने भी C++ के इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर किया है उन्हें आप एक प्रोजेक्ट के अंदर कंबाइन करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट ही नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट को बनाने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक प्रोजेक्ट को किस तरह से टेस्ट करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट में किस तरह से बग्स को फाइंड आउट करके उन्हें फिक्स करना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम C++ के तमाम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जैसा कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इफ एल्स, इफ एल्स इफ, स्विच केस, लूप्स, एरेज, फंक्शंस और भी बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने अभी तक मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टिक टैक टोए गेम होती क्या है। टिक टैक टोए गेम में क्या होता है कि हमारे पास एक बोर्ड होता है जिसके अंदर 9 नंबर्स होते हैं, और इस गेम में 2 प्लेयर्स होते हैं और हर प्लेयर को एक टर्न दी जाती है। सो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक डिस्प्ले बोर्ड बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गेम का नेम लिखेंगे टिक टैक टोए गेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 प्लेयर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। फर्स्ट प्लेयर का सिंबल होगा X और सेकंड प्लेयर का सिंबल होगा Y। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड डिस्प्ले कराएंगे और उसके बाद फर्स्ट प्लेयर को यहाँ पे टर्न दी जाएगी कि फर्स्ट प्लेयर क्या कर सकता है कि इन 9 नंबर्स में से किसी भी नंबर को चूज़ कर सकता है। जैसे ही फर्स्ट प्लेयर अपनी चॉइस एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर की जगह पे फर्स्ट प्लेयर का सिंबल प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल X ने 1 एंटर किया तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे X का सिंबल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद Y की टर्न आएगी तो Y क्या करेगा, इनमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल Y ने यहाँ पे सिलेक्ट किया 4, तो 4 की जगह पे क्या होगा, Y का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद क्या होगा, X की टर्न आएगी, X अपना एक नंबर सिलेक्ट करेगा तो उस नंबर की जगह पे X का सिंबल आ जाएगा। इस तरह गेम कंटिन्यू होगी और हम देखेंगे विनिंग कंडीशन। अगर कोई भी सिंबल वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली आ जाता है एक ही रो के अंदर, जैसे फर्स्ट रो के अंदर आप देख सकते हैं कि X X X है, इसलिए X क्या है, X ने गेम जीत ली है। इसी तरह अगर सेकंड रो में सेम सिंबल आता तब भी गेम जीत जाता कोई प्लेयर, थर्ड रो में सेम सिंबल आता तो वो वाला प्लेयर गेम जीत जाता। इसी तरह वर्टिकली भी अगर सिंबल सेम आ जाता है तब भी वो प्लेयर गेम जीत जाएगा। ठीक है, जीतने की हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। या तो हॉरिजेंटली कोई भी रो सेम सिंबल आ जाए तब भी प्लेयर जीत जाएगा, और वर्टिकली देखा जाए मतलब कॉलम वाइज किसी भी कॉलम में सेम सिंबल आ जाता है तब भी प्लेयर गेम जीत जाएगा। ये 2 कंडीशंस हो गई। थर्ड कंडीशंस है कि डायगोनली अगर सेम सिंबल आ जाता है तब भी प्लेयर गेम जीत जाएगा। और फोर्थ कंडीशन है हमारे पास कि एंटी डायगोनल वे में भी अगर सेम सिंबल आ जाता है तब भी प्लेयर गेम जीत जाएगा। गेम ड्रा भी हो सकती है। तो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैंने डेमो के तौर पे ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। सो हम चेकआउट कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह का दिखने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने गेम का नेम डिस्प्ले कराया हुआ है, उसके बाद प्लेयर्स डिस्प्ले कराए हुए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बोर्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेयर 1 की टर्न है जिसका सिंबल है X।
फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 एंटर करता है 5, तो 5 की जगह पे आप देख सकते हैं कि x आ चुका है। उसके बाद अब y की टर्न है, तो प्लेयर 2 अब क्या करेगा, अपनी टर्न यहाँ पे एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेयर 2 जो है वो चूज़ करता है 3, तो आप देख सकते हैं कि 3 की जगह पे y आ चुका है। अब x प्लेयर की टर्न है, तो x क्या करता है, यहाँ पे 1 एंटर करता है, तो आप देख सकते हैं कि 1 वाली जगह पे x आ चुका है। फॉर एग्जांपल y यहाँ पे एंटर करता है 6, तो 6 वाली जगह पे आप देख सकते हैं कि y आ चुका है। अब प्लेयर x के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 वाली जगह पे भी x है। अगर प्लेयर x 9 प्रेस करेगा, 9 चूज़ करेगा, तो डायगनली ये गेम जीत जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लेयर x जो है, प्लेयर 1, वो 9 प्रेस करता है, तो आप देख सकते हैं कि गेम क्लोज हो चुकी है, क्योंकि प्लेयर 1 जिसका सिंबल x था वो गेम जीत चुका है। सो अब हम देख लेते हैं कि हम इस गेम को बिल्कुल स्क्रैच से किस तरह से बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि गेम का नेम डिस्प्ले कराना है। तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से हम कंसोल पे चीज़ें आउटपुट करा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से चीज़ें हम प्रिंट करा सकते हैं। तो C++ में अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट का, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि गेम का नेम लिखता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है वो एम्प्टी हो, उसके बाद गेम का नेम आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, \n का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्पेसेस आएँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जो टेक्स्ट है वो चिपका हुआ ना हो बल्कि थोड़ी सी स्पेस हो, तो उसके लिए या तो मैं मैनुअल स्पेस दे सकता हूँ या फिर मैं \t का यूज़ कर सकता हूँ जो कि 4 स्पेसेस देता है। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 टैब दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे गेम का नेम लिखूँगा। बट खूबसूरती के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पावर वाला पहले आइकन लगाता हूँ और उसके बाद मैं गेम का नेम लिखता हूँ जो कि होने वाला है टिक टैक टोए गेम, सॉरी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी सिंबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, \n लगाता हूँ ताकि लाइन चेंज हो। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे \t दिखाऊँगा ताकि ये दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ये सेम कॉलम में शो हो, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी स्पेस आए। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्स लगा देता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ, \n एंड \n का यूज़ करता हूँ। एक स्टार मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सॉरी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। मैं दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है टिक टैक टोए गेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन एम्प्टी है क्योंकि हमने \n का यूज़ किया था, और यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है क्योंकि हमने 2 टैब्स यूज़ किए थे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लेयर्स को शो कराते हैं कि कितने प्लेयर्स होंगे और उनके सिंबल्स क्या होंगे। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, \t का यूज़ करता हूँ और प्लेयर 1 जिसका सिंबल होगा x, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, \n का यूज़ करता हूँ और इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लेयर 2 होगा और उसका सिंबल क्या होगा, y होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और \n लगाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेयर्स को भी डिस्प्ले करा लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिस्प्ले कराते हैं वो बोर्ड जिसमें हमने नंबर्स शो कराने हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ सी आउट और /t/t/t। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 टैब्स दिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि स्पेसेस देता हूँ मैनुअल वे में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 स्पेसेस देता हूँ, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इन स्पेसेस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पाइप साइन लगा के इन स्पेसेस को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 5 स्पेसेस होंगी। फिर से मैं क्या करता हूँ कि पाइप साइन यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे 5 स्पेसेस देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, \n लगाता हूँ और इस लाइन को एंड कर देता हूँ। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और थर्ड टाइम मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, बट इन 5 स्पेसेस की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा ताकि एक हॉरिजेंटल लाइन दिखे हमें। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करने वाला हूँ 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इन 5 स्पेसेस की जगह पे मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा। तो इन स्पेसेस को मैं रिमूव करता हूँ और 1 2 3 4 एंड 5। और इधर भी मैं क्या करता हूँ कि इन स्पेसेस को रिमूव करता हूँ और 1 2 3 4 एंड 5। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों स्टेटमेंट्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं इन्हें यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक एक और भी लाइन आएगी इस तरह की, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने बोर्ड डिस्प्ले कराना था वो बन चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह का बोर्ड हम डिस्प्ले कराना चाहते थे उसी तरह का बोर्ड हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर नंबर्स एंटर करने पड़ेंगे। सो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड लाइन है इसके अंदर एक नंबर लिखता हूँ। अब ये क्या है, 5 स्पेसेस हैं हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि थर्ड स्पेस के ऊपर एक नंबर एंटर करता हूँ, 1 2 3। जो हमारे पास 3 वाली स्पेस है मैं इसे रिमूव करके इसकी जगह पे लिखने वाला हूँ 1। इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 2। तो थर्ड स्पेस पे मैं लिखूँगा 1 2 3। थर्ड स्पेस को मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 2। इसी तरह इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पे और इधर आके मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा 4 और इधर हमने लिखना है 5 और इधर भी हम क्या करेंगे कि थर्ड स्पेस पे आके लिख देंगे 6 1 2 3। थर्ड स्पेस को हमने रिमूव करना है और उसकी जगह पे हमने नंबर लिखना है। और इधर मैं क्या करता हूँ कि थर्ड स्पेस पे आके वो नंबर लिखता हूँ और इधर भी थर्ड स्पेस पे हम नंबर लिखेंगे और इधर भी थर्ड स्पेस पे हम नंबर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बोर्ड बना लिया है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी तरह का ही बोर्ड ये दिखने वाला है जो कि हम बनाना चाहते थे। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि प्लेयर को कोई भी चॉइस इंटर करने का ऑप्शन देना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और \n लगाता हूँ ताकि लाइन चेंज हो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आई थिंक लगाना पड़ेगा \t 2 बार, ठीक है। जो हम यहाँ पे प्लेयर्स के लिए डिस्प्ले करा रहे थे तो उसके लिए हमने 2 टैब दिए थे, तो यहाँ पे मैंने 2 टैब दे दिए। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर 1 जिसका सिंबल x है उसकी टर्न है।
अब वो क्या कर सकता है, कोई भी नंबर यहाँ से एंटर कर सकता है। तो जो भी नंबर प्लेयर 1 एंटर करेगा वो हम रखा लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट चॉइस के नाम से। तो जो भी नंबर प्लेयर 1 एंटर करेगा वो हम रखा लेंगे चॉइस के अंदर। अब प्लेयर 1 ने कौन सा नंबर एंटर किया हमें नहीं पता, क्योंकि प्लेयर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। जो भी नंबर वो एंटर करेगा उसकी बेस पे हमने क्या करना है, इस नंबर को रिप्लेस कराना है प्लेयर 1 के सिंबल के साथ। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि प्लेयर 1 कौन सा नंबर एंटर करेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्विच केस लगाना पड़ेगा। स्विच केस की मदद से हम देखेंगे कि प्लेयर 1 ने कौन सा नंबर एंटर किया था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्विच के अंदर इस चॉइस को पास करना पड़ेगा जो भी यूज़र ने एंटर की, और स्विच के अंदर हम केसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास केस होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर यूज़र ने प्लेयर 1 ने एंटर किया 1, तो यहाँ पे फर्स्ट केस चलेगा। फर्स्ट केस चलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 की जगह पे x लिखना पड़ेगा जो कि प्लेयर 1 का सिंबल है। बट आप यहाँ पे देखें कि हमने ये जो चीज़ें प्रिंट कराई हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये स्टैटिक वैल्यूज़ हैं जो कि हमने एक स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कराई हुई है। तो हम इन्हें किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अगर 1 2 3 की बजाय यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो उसकी वैल्यू हम इजीली चेंज करा पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ लिखने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम उन्हें बाद में इजीली चेंज कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 चॉइसेस हैं। फर्स्ट चॉइस तो हमारे पास ये है कि हम क्या करें, 9 वेरिएबल्स बनाएं। फर्स्ट वेरिएबल में 1 रखाएं और उसे यहाँ पे प्रिंट कराएं, और सेकंड वेरिएबल में 2 रखाएं, फिर थर्ड वेरिएबल में 3 रखाएं। इसी तरह हम क्या करें, 9 वेरिएबल्स बना लें। बट मैंने एरे के टॉपिक में आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि जब एक ही तरह की बहुत सी वैल्यूज़ हों हमारे पास, तो उनके लिए इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। एरे किस लिए यूज़ होता है, एक ही टाइप के बहुत से वेरिएबल्स को ग्रुप करने के लिए, ठीक है, ताकि हम इजीली उन्हें यूज़र से ले सकें, इजीली यूज़र से वैल्यूज़ ले सकें, इजीली हम जो है ना एरे को डिक्लेयर करा सकें, और इजीली लूप की मदद से हम एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें। क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएबल्स होंगे तो हमें डिक्लेरेशन के वक्त भी सभी वेरिएबल्स के नेम लिखने पड़ जाएंगे, और जब हम उन्हें एक्सेस करेंगे तब भी हम सभी वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। तो एरे जो है ना एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर एक ही टाइप के बहुत से वेरिएबल्स बनाने हैं आपने, तो उसकी बजाय आप क्या करें, एरे बना लें। तो यहाँ पे हम एरे बना सकते हैं जो कि 9 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो मतलब एरे का जो साइज़ होगा वो होगा 9। यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि एरे 1 डायमेंशनल होना चाहिए या 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो ये भी मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके पास जो डेटा है वो 1 डायमेंशनल है, मतलब एक ही रो है और उसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो आप 1 डायमेंशनल एरे के साथ जा सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रो नहीं है बल्कि मल्टीपल रोज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम 1 डायमेंशनल एरे को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ करेंगे।
और अगर आपको एरे का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पे मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा 2 डायमेंशनल एरे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ इंट टाइप का, जिसका मैं नेम रखता हूँ बोर्ड। और वो जो एरे होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमने पहले रोज़ की तादाद लिखनी होती है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कॉलम्स की तादाद लिखनी होती है। तो यहाँ पे रोज़ कितनी है 3 और कॉलम्स भी कितने हैं 3। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। टोटल जो एरे का साइज़ होगा वो होगा 9। और इसके अंदर हम वैल्यूज़ भी रखा सकते हैं डिक्लेयर करते वक्त ही, जो कि हम रखाएंगे क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यूज़ नहीं लेनी, क्योंकि हमने 9 नंबर्स ही रखाने हैं जो कि स्टैटिक टाइप के हैं। तो हम एरे को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज़ करा देंगे। ओके हो गया। एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखनी है, अब अगर आप यहाँ पे एरे बना लेते हैं इंट टाइप का तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। आप इन स्टैटिक वैल्यूज़ की बजाय आप क्या करेंगे, इस एरे का यूज़ करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले की हद तक तो ठीक है, बट आप ये देखें कि जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, उनके सिंबल्स क्या हैं एक्स एंड वाई। जब बात आएगी इन नंबर्स को रिप्लेस करने की तो 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, फॉर एग्जांपल x की टर्न थी और उसने 1 एंटर किया, तो 1 की जगह पे हमने रखाना है x। और क्योंकि हमने एरे की एक वैल्यू को अपडेट कराना है और उसकी जगह पे रखाना है x, तो आप ये देखें कि x क्या एक नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। x तो एक नंबर नहीं है, x एक कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, तो आप इंट टाइप के एरे के अंदर कैरेक्टर वैल्यू किस तरह से स्टोर कराएंगे, तो इधर हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट ना हो के क्या होना चाहिए, कैर होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि उसके अंदर बाद में हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रखा सकें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट की बजाय इसका डेटा टाइप रखता हूँ कैरेक्टर यानी कि कैर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे इनिशलाइज करा लेते हैं। तो इनिशलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और करली ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हम सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 कॉमा लगा के 2 और फिर कॉमा लगा के 3। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। और सेकंड रो में हमारे पास क्या होगा, 4, 5 एंड 6। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इससे दोबारा पेस्ट करता हूँ और इधर हमारे पास होगा 7, 8 एंड 9। और ये कॉमा यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये लास्ट रो थी, और एंड पे मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन। तो इस तरह हमने क्या किया कि 3x3 का एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना लिया। और अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बजाय हम क्या करेंगे, इस एरे को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो मैं क्या करता हूँ कि 1 को रिमूव करता हूँ और इस स्ट्रिंग को क्लोज़ करता हूँ। इस स्ट्रिंग को क्लोज़ करके अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरे की इस वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का नाम हमारे पास है बोर्ड। और एक चीज़ और कि एरे के जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0 रो 0 कॉलम। तो यहाँ पे 0 रो एंड 0 कॉलम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि दोबारा
स्ट्रिंग स्टार्ट करता हूँ और इधर आके इस स्ट्रिंग को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्योंकि डबल कोट के अंदर है तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो 2 था उसकी जगह पे हमने एरे को एक्सेस करना है और अब हमारे पास जो एरे के इंडेक्सेस होंगे वो होंगे 0 एंड 1, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग को क्लोज़ करता हूँ और 3 की जगह पे भी हम क्या करेंगे, इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0 लगाता हूँ और हमारे पास कॉलम जो होगा वो होगा 2 वाला। ठीक है, सॉरी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग को दोबारा स्टार्ट कराता हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने 1, 2 एंड 3 की जगह पे ये जो एरे के एलिमेंट्स थे इन्हें प्रिंट करा दिया है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो सेकंड रो के लिए हमारे पास क्या होगा कि इंडेक्स होगा 1 और कॉलम फर्स्ट ही होगा। यहाँ पे सेकंड रो है तो इंडेक्स 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा। सेकंड रो है तो इंडेक्स इसका 1 होगा और कॉलम 2 होगा। इसी तरह इधर इंडेक्स होगा 2 थर्ड रो के लिए और इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा। तो हमने क्या किया, एक एरे बनाया और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कराया ताकि बाद में हम इन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकें। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सॉरी क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच केस बनाया था और मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसे कमेंट कर देता हूँ और दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर्ड बोर्ड था वो वैसे का वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि अब हमने क्या किया है, एक एरे की मदद से वैल्यूज़ को स्टोर कराया है और यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। प्लेयर 1 की टर्न थी और उसने कोई भी चॉइस एंटर की। तो हमने क्या किया, स्विच केस लगाया यहाँ पे और फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि अगर प्लेयर 1 ने 1 एंटर कराया था तो वो फर्स्ट केस में आएगा। अगर वो फर्स्ट केस में आता है तो हमने क्या कराना है कि 1 की जगह पे x को रिप्लेस कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे को एक्सेस करना पड़ेगा और 1 जो था वो किस इंडेक्स पे था, 1 था 0 0 इंडेक्स पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 और 0 0 इंडेक्स पे हम रखा देते हैं x। ओके हो गया और उसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो अगर यूज़र ने 1 एंटर किया था तो उस इंडेक्स की जगह पे अब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बजाय 1 के। उसके बाद मैंने ब्रेक लगाया, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा होगा केस 2 और इसका इंडेक्स होगा 0 1 और अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो उसकी जगह पे हमने क्या करना है, x को रिप्लेस कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट 2 ही केस रखता हूँ और हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। एरे की जगह पे x तो बिल्कुल आ जाएगा बट हमें शो नहीं होगा कि इस इंडेक्स पे x आ चुका है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र 1 से यानी कि प्लेयर 1 से उसकी टर्न का पूछा जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो एंटर करता है 1। जैसे ही उसने 1 एंटर किया तो प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है। हालांकि एरे का जो 0 0 इंडेक्स था उसकी जगह पे x आ चुका है बट क्योंकि हमने उसके बाद उस एरे को प्रिंट नहीं कराया तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज़ हो गया है।
जैसे ही यूज़र अपनी टर्न ले लेगा, मतलब कि कोई नंबर एंटर करा लेगा, तो एरे में उस इंडेक्स पे x आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बोर्ड को दोबारा डिस्प्ले कराता हूँ। तो इधर से मैं इसे कॉपी करता हूँ। हम क्या करते हैं कि स्विच केस के बाद इस बोर्ड को दोबारा डिस्प्ले कराते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एंटर करता हूं 1। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड दोबारा डिस्प्ले हुआ और 1 की जगह पे यहाँ पे आ रहा है x। इस तरह हमने देखा कि प्लेयर 1 ने कोई नंबर एंटर किया, हमने उस नंबर की जगह पे उसका सिंबल प्लेस कराया और उसके बाद हमने क्या किया कि इस बोर्ड को दोबारा डिस्प्ले कराया और उस नंबर की जगह पे इस प्लेयर का सिंबल आ चुका था और उसके बाद क्या हुआ कि प्रोग्राम एंड हो गया। हालांकि होना ये चाहिए था उसके बाद प्लेयर 2 की टर्न आती। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप देखें कि यहाँ पे ये वाला कोड मैंने यूज़ किया बोर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए। सेम कोड मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि हम ड्राइव प्रिंसिपल को यूज़ नहीं कर रहे। प्रोग्रामिंग में ड्राइव प्रिंसिपल कहते हैं कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, कि कोड को दोबारा आप रिपीट ना करें बल्कि उसे रीयूज़ करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन बनाएंगे। हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर इस कोड को रख देंगे और उस फंक्शन को हम करेंगे कॉल। तो क्या होगा कि हम अपने कोड को रिपीट नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मेन से पहले बोर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए। मैं एक कमेंट यहाँ पे लगाता हूँ डिस्प्ले बोर्ड, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें से कुछ भी हम रिटर्न नहीं कराने वाले। तो मैं उसका रिटर्न टाइप रखता हूँ वाइड और फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ डिस्प्ले बोर्ड। और मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा कोड है बोर्ड को डिस्प्ले कराने वाला, इसे यहाँ से कट करता हूँ और हम क्या करते हैं कि इसे इधर पेस्ट कर देते हैं। तो इस कोड को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे थे बोर्ड को, उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करा लेंगे डिस्प्ले बोर्ड। और सेम उसी तरह मैं क्या करूँगा कि इधर भी, क्योंकि हम बोर्ड को डिस्प्ले करा रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले बोर्ड, यानी कि डिस्प्ले बोर्ड वाले फंक्शन को मैं कॉल करा लेता हूँ। और अगर आपको फंक्शन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पे भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, डिस्प्ले बोर्ड का एक मेथड बनाया। बट अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने कंपाइल एंड रन किया प्रोग्राम को, तो हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और एरर आप देख सकते हैं कि इन फंक्शन डिस्प्ले बोर्ड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कंपाइलर हमें यहाँ पे बता रहा है कि डिस्प्ले बोर्ड जो फंक्शन है उसके अंदर आपने जो बोर्ड यूज़ किया है, यानी कि बोर्ड वाला जो एरे यूज़ किया है, वो इस स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरे हमने बनाया था मेन फंक्शन के अंदर, इसकी वजह से एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड के अंदर हम इस एरे को एक्सेस नहीं कर पा रहे। फंक्शन वाले टॉपिक में ये भी मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं या फिर जो भी मेथड हम बनाते हैं उसे हमें डिक्लेयर भी कराना होता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन के अंदर हमने इस एरे को डिक्लेयर कराया हुआ है, बट क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर इसे डिक्लेयर कराया हुआ है तो हम इस एरे को जस्ट मेन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस एरे को लोकली डिक्लेयर कराया हुआ है। सो वेरिएबल्स को जब हम डिक्लेयर कराते हैं तो उसके दो स्कोप्स हो सकते हैं, एक लोकल स्कोप और एक ग्लोबल स्कोप। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी लूप के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं तो वो उसी लूप का या उसी फंक्शन का वेरिएबल होता है और उसी के अंदर ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे फंक्शन के अगर अंदर हम उसे यूज़ करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि ये वेरिएबल इस स्कोप में यूज़ नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एरे को यहाँ से कट करता हूँ और हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन से भी पहले ग्लोबली इसे डिक्लेयर कराते हैं और यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स और इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये एरे क्या है, ग्लोबल है, किसी भी फंक्शन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा अब आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह हमने डिस्प्ले बोर्ड वाला फंक्शन बनाया इसी तरह हमें एक और फंक्शन बनाना चाहिए प्लेयर टर्न्स के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बढ़ता जाएगा तो ये कोड मैसी होता जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ हमने किस जगह पे लिखी हुई है। तो हमारे लिए बेटर ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएं तो उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, हर एक्शन के लिए हम एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन में उसका कोड प्लेस कर दें। मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को भी यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ प्लेयर टर्न के लिए और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका भी रिटर्न टाइप रखता हूँ वाइड और फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ प्लेयर टर्न और इसके अंदर आके मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर हमने चॉइस वेरिएबल का यूज़ किया है तो हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि चॉइस वेरिएबल इस स्कोप में है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे यहाँ से कट करना पड़ेगा और इसे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और जहाँ पे हम प्लेयर की टर्न दिखा रहे थे वहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बोर्ड डिस्प्ले होगा, उसके बाद प्लेयर टर्न यानी कि प्लेयर अपनी बारी खेलेगा और उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे बोर्ड को। बट यहाँ पे आप देखें कि हमने सारे केसेस को यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि प्लेयर 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है, बट हमने यहाँ पे 2 ही केस बनाए हुए हैं। एक चीज़ और देखें आप कि जस्ट प्लेयर 1 की टर्न नहीं होगी बल्कि प्लेयर 1 के बाद प्लेयर 2 की भी टर्न होगी। इस चीज़ को भी हमें कवर करना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टर्न और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखा देते हैं एक्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्लेयर है उसकी टर्न होगी और इधर डिस्प्ले कराने की बजाय प्लेयर 1 टर्न हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ टर्न जो है वो इक्वल है एक्स के तो फिर डिस्प्ले हो प्लेयर 1 टर्न। अदरवाइज़ अगर टर्न एक्स के बराबर नहीं है बल्कि टर्न जो है वो बराबर है वाई के तो तब हमें क्या यहाँ पे शो कराना चाहिए, प्लेयर 2 टर्न। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेयर 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई।
तो इस तरह क्या होगा कि अगर प्लेयर 1 की टर्न होगी तो उसे ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा और 2 की टर्न होगी तो उसे ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उससे एक चॉइस ले ली, तो इनमें से कोई एक ही कंडीशन चलेगी, जो भी कंडीशन चलेगी उसकी हम यहाँ पे चॉइस ले लेंगे। तो अब हमें नहीं पता कि प्लेयर 1 की टर्न थी या प्लेयर 2 की टर्न थी, तो इधर केस के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे इफ़ एल्स लगाना पड़ेगा कि इफ़ प्लेयर 1 की टर्न है तो हमें यहाँ पे एक्स प्लेस करना चाहिए, और अगर 2 की टर्न है तो हमें वाई प्लेस करना चाहिए। बजाय इसके कि हम हर केस के अंदर इफ़ एल्स लगाएं, हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि कोई एक ही केस चलेगा, तो हर केस में हम ये इफ़ एल्स वगैरह लगाएं। इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स बना लेते हैं रो और कॉलम के लिए। हम क्या करेंगे, जस्ट केस के अंदर रो नंबर और कॉलम नंबर लेंगे, यानी कि रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स लेंगे। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि टर्न जो है वो कैरेक्टर टाइप की एक वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए था कैर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंट टाइप के दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, रो एंड कॉलम। ये इंट टाइप के होंगे क्योंकि इंडेक्सेस जो है ना वो इंट टाइप के ही होते हैं। तो बजाय इसके कि यहाँ पे मैं एक्स रिप्लेस कराऊँ किसी भी एरे के वेरिएबल के साथ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जस्ट रो नंबर एंड कॉलम नंबर लेता हूँ। सो यूज़र ने अगर चॉइस एंटर की होगी 1, तो उस वक्त रो कौन सी होगी, 0 वाली, और कॉलम भी कौन सा होगा, 0 वाला। ठीक है। अगर हम चाहें तो एक ही लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं और एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ही लाइन में इसे लिखता हूँ और ब्रेक को भी एक ही लाइन में ले आता हूँ और केस के सामने ही इसे ले आता हूँ ताकि ये 1 लाइनर बन जाए। ठीक है, और इस केस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे कॉपी करते हैं क्योंकि हमारे पास 9 केस होने वाले हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे केसेस के लिए नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, और फर्स्ट केस में क्या होगा, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर भी 0 होगा। सेकंड केस में क्या होगा कि रो नंबर 0 होगा क्योंकि पहली ही रो होगी, लेकिन कॉलम क्या होगा, दूसरा होगा, और यहाँ पे कॉलम तीसरा होगा। अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, तो सेकंड रो में रो नंबर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, कॉलम नंबर 0 1 एंड 2 होगा, और थर्ड रो में थर्ड रो में 0 1 एंड 2 वाला कॉलम होगा। तो इस तरह हमने 9 केसेस बना लिए। ये भी तो हो सकता है कि यूज़र कोई और ही नंबर एंटर कर दे 1 से लेकर 9 के अलावा, तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सी आउट में /t लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवैलिड चॉइस। ठीक है, और /n लगाता हूँ और लाइन को एंड कर देता हूँ और ब्रेक लगा देता हूँ। उसके बाद जैसे ही यूज़र कोई नंबर एंटर कर लेगा तो रो और कॉलम वाले वेरिएबल के अंदर इंडेक्सेस आ जाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि अगर टर्न जो थी वो x की थी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बोर्ड। अब क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो रो एंड कॉलम के अंदर हैं, तो रो एंड कॉलम वाले जो इंडेक्सेस हैं उनकी जगह पे हमने क्या करना है, x रखाना है।
जैसे ही प्लेयर 1 ने कुछ एंटर किया, फॉर एग्जांपल उसने 1 एंटर किया, तो रो एंड कॉलम के अंदर 0 0 आ चुका है। और प्लेयर क्योंकि एक्स की ही टर्न थी तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यानी कि बोर्ड 0 0, तो उसकी जगह पे हमने एक्स रखा दिया। तो जैसे ही हमने एक्स रखा दिया तो अब प्लेयर 1 की जो टर्न है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब प्लेयर 2 की टर्न होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने नंबर रिप्लेस करा दिया तो अब हम क्या करेंगे, टर्न में रखा देंगे y, ताकि इसके बाद दूसरे प्लेयर की टर्न आ सके। और अगर दूसरे प्लेयर की टर्न थी, बल्कि मैं इसे न्यू लाइन में ले आता हूँ, और अगर टर्न में y था तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर दूसरे प्लेयर की टर्न थी तो यहाँ पे आ जाना चाहिए y, और टर्न हम चेंज करके कर देंगे x। तो इस तरह से प्लेयर्स अपनी क्या करेंगे, टर्न्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही प्लेयर की टर्न कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोबारा बोर्ड को डिस्प्ले कराएंगे। जैसे ही प्लेयर की टर्न कंप्लीट होगी तो हम दोबारा बोर्ड डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर हम चाहें तो ये जो हम बोर्ड डिस्प्ले करा रहे हैं इसे कट करके हम इधर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे ही प्लेयर टर्न वाला फंक्शन एंड होने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि प्लेयर की टर्न हो चुकी है और हम एरे को भी अपडेट करा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा बोर्ड को डिस्प्ले करा देंगे। अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करूं प्रोग्राम को, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंटर कराता हूं 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वाली जगह पे सिंबल आ चुका है प्लेयर 1 का, यानी कि x, बट उसके बाद प्रोग्राम एंड हो चुका है। हालांकि यहाँ पे सेकंड प्लेयर की टर्न आनी चाहिए थी। दरअसल हो क्या रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड, उसके बाद बोर्ड जैसे ही डिस्प्ले हो जाता है तो हम क्या कराते हैं, एक और फंक्शन को कॉल कराते हैं जो कि है प्लेयर टर्न। तो यहाँ पे प्लेयर टर्न का फंक्शन चलता है और जैसे ही प्लेयर 1 कोई भी सिंबल एंटर करता है तो रो और कॉलम में हम उसके इंडेक्सेस ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बोर्ड में उस जगह पे उस प्लेयर का सिंबल रखा देते हैं और बाद में टर्न को भी चेंज करा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड को दोबारा कॉल कराते हैं तो बोर्ड दोबारा डिस्प्ले हो जाता है, बट उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, प्रोग्राम ने एंड होना है। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम चलता रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि लूप लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, वाइल लूप, और इसमें मैं ऑलवेज़ इसे ट्रू रख देता हूँ कि हर वक्त ये लूप चलता रहे, ब्रेक ना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लूप के अंदर इन दोनों फंक्शंस को कॉल कराता हूँ। तो जैसे ही प्लेयर की टर्न हो जाएगी, बोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, तो वाइल लूप की वजह से क्या होगा, ये दोबारा चलेगा और दोबारा प्लेयर की टर्न आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेयर 1 की टर्न है और फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 ने एंटर किया 3, तो बोर्ड डिस्प्ले हुआ, 3 की जगह पे x आया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, बल्कि दोबारा हमें बोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 3, और यहाँ पे प्लेयर 2 की टर्न आ चुकी है। तो प्लेयर 2 की जैसे ही टर्न आएगी तो हम क्या करेंगे, प्लेयर 2 के लिए भी कोई नंबर एंटर कराएंगे, यानी कि प्लेयर 2 भी अपनी कोई चॉइस यहाँ पे एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल प्लेयर 2 यहाँ पे एंटर करता है 2, तो आप दोबारा देख सकते हैं कि अब प्लेयर 2 ने जो एंटर किया था नंबर, उसकी जगह पे भी सिंबल आ चुका है और अब प्लेयर 1 की टर्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गेम जो है ना, वो स्टार्ट हो गई है
प्लेयर 1 की टर्न आती है, उसके बाद प्लेयर 2 की, फिर से प्लेयर 1 की। तो अब अगर प्लेयर 1 जो है ना वो एंटर करता है 5, तो यहाँ पे 5 आ चुका है। और प्लेयर 2 जो है ना वो फॉर एग्जांपल एंटर करता है 1, तो 1 की जगह पे y आ चुका है। और प्लेयर जो 1 है वो फॉर एग्जांपल एंटर करता है 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी डायगोनल वे में अगर हम देखें तो प्लेयर 1 गेम जीत चुका है, बट अभी भी हमारी गेम चल रही है और प्लेयर 2 जो है वो अपनी टर्न यहाँ पे ले सकता है। तो ये क्या है, ये हमारी गेम में एक बग समझ लो कि हमने अभी तक प्लेयर विन कराने वाली कंडीशन नहीं लगाई। चलो हमने नहीं लगाई, बट इसमें एक और बग मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी डायगोनल वे में प्लेयर एक्स के सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, 3 था, तो प्लेयर एक्स का सिंबल आया, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 7 था। अब अगर प्लेयर 2 3 एंटर करेगा तो यहाँ पे एक्स की जगह पे उसका सिंबल आ जाएगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिंबल आ चुका है उसकी जगह पे यूज़र कोई भी सिंबल एंटर ना कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो यहाँ पे अगर वो 3 एंटर करता है प्लेयर 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की जगह पे जहाँ पे पहले x था वहाँ पे y आ चुका है। मतलब ये हुआ कि हमारी गेम में एक बग है कि अगर ऑलरेडी बॉक्स फिल्ड है तब भी यूज़र क्या कर सकता है, वो वाला नंबर एंटर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इस बग को फिक्स करते हैं। एक चीज़ आप और देखें कि जैसे ही प्लेयर अपनी टर्न ले लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड दोबारा डिस्प्ले होता है, फिर दूसरा प्लेयर टर्न लेता है तो फिर बोर्ड दोबारा डिस्प्ले होता है। आप इस तरह से देखें तो हमारी गेम में काफ़ी सारे बोर्ड्स हो चुके हैं। हालांकि जो एक्चुअल गेम होती है उसमें एक ही बोर्ड होता है और उस पे प्लेयर्स अपनी चॉइसेस एंटर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फिक्स करते हैं। सो जहाँ पे हम बोर्ड डिस्प्ले करा रहे हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि इनबिल्ट फंक्शन है सिस्टम, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन, कि जैसे ही डिस्प्ले बोर्ड वाला फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलेगा CLS, और CLS क्या करेगा, जो प्रीवियस स्क्रीन होगी उसे क्लियर कर देगा और एक फ्रेश स्क्रीन हमें शो होगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेयर 1 की टर्न है और प्लेयर 1 यहाँ पे एंटर करता है 1 और प्लेयर 2 जो है वो एंटर करता है 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही बोर्ड है जो कि अपडेट हो रहा है। हमारी गेम में अब मल्टीपल बोर्ड शो नहीं हो रहे। तो अब हमने क्या करना है कि इस बग को फिक्स करना है कि एक नंबर अगर यूज़र एंटर कर चुका है तो उसकी जगह पे दूसरा जो प्लेयर है या फिर वही प्लेयर है वो दोबारा एंटर ना कर सके। जैसे अब आप देख सकते हैं कि 2 वाली जगह पे दूसरे प्लेयर का सिंबल आ चुका है। अब अगर x चाहे तो 2 प्रेस करके उसकी जगह पे x का सिंबल आ सकता है। हालांकि ये एक बग है। तो ये जो बग है ये प्लेयर टर्न में आ रहा है कि प्लेयर की जैसे ही टर्न आती है तो वो वही नंबर भी एंटर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे प्लेयर की टर्न डिस्प्ले होती है। मेन इशू इस कंडीशन में है, हम जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि किस प्लेयर की टर्न है और हम क्या करा रहे हैं कि जो भी उसने चॉइस एंटर की है उस जगह पे हम उसका सिंबल शो करा रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि वो नंबर ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। तो इधर मैं क्या करूँगा कि एक और भी कंडीशन साथ में ऐड करूँगा कि एंड एक तो हमने चेक करना है कि टर्न x की हो और दूसरा हमने ये चेक करना है कि जो बोर्ड है और यूज़र ने जो भी इंडेक्सेस सिलेक्ट किए हैं यानी कि रो एंड कॉलम, उस पे अगर ऑलरेडी x वाला सिंबल नहीं है
तभी हम इस कंडीशन के अंदर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर x वाला सिंबल नहीं है, हो सकता है वहाँ पे y वाला सिंबल ऑलरेडी हो, तो ये भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक और एंड लगाता हूँ कि एंड y के बराबर भी नहीं हो, टर्न x की हो। ठीक है, बोर्ड में उस जगह पे x भी ना हो, y भी ना हो, मतलब कोई नंबर हो, तभी जो है ना हम रिप्लेस करेंगे। इसी तरह इधर भी ये वाली कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर इसे पेस्ट करता हूँ। तो अगर टर्न y की होगी तब भी हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी x और y ना हो, तभी हम नंबर को रिप्लेस करेंगे इस कैरेक्टर के साथ। और अगर ये दोनों कंडीशंस जो है ना वो फुलफिल नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर की जगह पे ऑलरेडी कोई कैरेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एल्स लगाता हूँ और इधर हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, 2 टैब लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स इज़ ऑलरेडी फिल्ड। बॉक्स ऑलरेडी फिल्ड है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ ट्राई अगेन \n। और मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही यूज़र को ये मैसेज दोबारा शो होगा कि बॉक्स इज़ ऑलरेडी फिल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेयर टर्न वाले फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे ताकि वो दोबारा अपनी टर्न ले सके। तो अब अगर मैं वापस आऊँ और इसे कंपाइल एंड रन करूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेयर 1 की टर्न है और उसने एंटर किया है 1 और प्लेयर 2 ने एंटर किया है 2। तो अब अगर प्लेयर 1 भी 2 एंटर करता है जिस पे ऑलरेडी y है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है बॉक्स इज़ ऑलरेडी फिल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, और उसके बाद प्लेयर 1 की टर्न है। अब प्लेयर 1 दोबारा अगर 2 एंटर कर देता है तो दोबारा ये मैसेज आ जाएगा कि बॉक्स इज़ ऑलरेडी फिल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। और अगर प्लेयर 1 अपने ही सिंबल की जगह पे, जो कि 1 की जगह पे x है, वो एंटर करता है, यानी कि 1 एंटर करता है, तब भी उसे ये वाला मैसेज शो होगा जब तक कि वो इनमें से कोई और नंबर एंटर नहीं करेगा। जैसे ही वो 3 एंटर करेगा तो आप देख सकते हैं कि 3 की जगह पे x आ चुका है। तो ये बग हमने फिक्स कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर किस तरह से विन कर सकता है। जैसे अब y वाले प्लेयर की यानी कि टर्न है, प्लेयर 2 की टर्न है, तो y क्या करता है कि यहाँ पे एंटर करता है 4 और जो x है वो एंटर करता है 7 और जो y है वो एंटर करता है 5, क्योंकि y को फ़िलहाल हम जिताना चाहते हैं, और x जो है ना वो एंटर करता है 8 और यहाँ पे y 6 एंटर करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रो के अंदर y के सिंबल्स आ चुके हैं, मतलब y गेम जीत चुका है। बट फिर भी गेम यहाँ पे कंटिन्यू है। तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि अगर रो के अंदर सेम सिंबल आता है तो प्लेयर गेम जीत जाता है, हमने गेम को स्टॉप कराना है। गेम तो स्टॉप होगी ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हमने ट्रू पास किया हुआ है, तो हमें गेम को स्टॉप कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक और मेथड यहाँ पे बनाता हूँ गेम ओवर के लिए। फ़िलहाल हम वाइड लगाते हैं और गेम ओवर के लिए मैंने एक मेथड बनाया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो गेम ओवर मेथड है उसे इधर पास कर देता हूँ ट्रू के अंदर। अब ट्रू की जगह पे मैं यहाँ पे पास करता हूँ गेम ओवर मेथड। तो इससे क्या होगा कि गेम ओवर मेथड कॉल होगा, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स अगर हम रिटर्न कराएंगे तो यहाँ पे वाइड की जगह पे डेटा टाइप आना चाहिए बूल, और इधर
अगर मैं रिटर्न कराता हूँ ट्रू, तो क्या होगा कि गेम ओवर मेथड जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे आ जाएगा ट्रू, और अगर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा तो ये लूप चलता रहेगा। हम चेक करेंगे गेम ओवर मेथड के अंदर जब भी कोई प्लेयर जीत जाएगा तो हम ट्रू की बजाय फॉल्स रिटर्न करा देंगे, और अगर यहाँ पे फॉल्स आएगा तो वाइल लूप ब्रेक होगा और हमारी गेम ओवर हो जाएगी। तो अब हमने देखना है कि प्लेयर कब विन करेगा, ये कंडीशन हमने देखनी है। तो उसके लिए क्या है कि अगर सेम रो के अंदर सेम सिंबल है तो प्लेयर गेम जीत जाता है। अब रो वाइज अगर हमारे पास देखा जाए तो 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ इंट आई, 0 से मैं उसे स्टार्ट कराता हूँ और आई मैं करता हूँ कि लेस आर इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस। तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि आई लेस आर इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो इस लूप के अंदर मैं चेक करूँगा कि तीनों सिंबल, मतलब कि एक रो के जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं कि नहीं। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रो के लिए देख लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन जो होगी तीनों रोज़ पे अप्लाई होगी। तो इधर मैं लिखता हूँ बोर्ड जो है आई के लिए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। अगर बराबर हो जाता है बोर्ड आई 1 के, सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बोर्ड 0 0, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो बोर्ड 0 0 यानी कि पहला एलिमेंट जो कि 1 वाला है उस जगह पे अगर जो सिंबल है वो बराबर है किसके, बोर्ड 0 1 के, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है। 0 1 कौन सी पोजीशन होगी, दूसरी पोजीशन जहाँ पे 2 है। सो अगर 1 और 2 वाली जो स्पेसेस हैं वहाँ पे सेम सिंबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वल वाला साइन लगा रहा हूँ कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एंड लगाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और जो बोर्ड 0 0 है यानी कि जो 1 है वो अगर बराबर आ जाता है 0, अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम चेंज करके यहाँ पे तीसरा कॉलम लगाता हूँ। तो मैं अगर आई थिंक इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए रिटर्न करा देता हूँ फॉल्स, और हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 1 है इसका इंडेक्स होगा 0 0, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 0 0 इंडेक्स वाला है अगर ये बराबर है, इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1, क्योंकि रो तो सेम ही है 0 वाली 0 1। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है कि 0 0 वाला अगर बराबर हो जाता है 0 1 के, यानी कि 1 और 2 दोनों पोजीशन पे अगर सेम एलिमेंट है, फिर मैं चेक करूँगा कि अगर ये दोनों तो सेम है, अगर यही 1 वाला इस 3 वाले के भी सेम आ जाता है तो मतलब तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इधर 0 0 वाला पहले तो 0 1 के बराबर मतलब दूसरे कॉलम के बराबर आ जाता है, और वही 1 वाला तीसरे कॉलम के भी बराबर आ जाता है, तो मतलब तीनों कॉलम्स आपस में बराबर होंगे। और अगर तीनों कॉलम्स एक ही रो के तीनों कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तो मतलब ये है कि वो प्लेयर गेम जीत जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लगाई है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह अगर लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे पहले हमने 0 वाली रो के लिए चेक किया था, अब 1 वाली रो के लिए हम चेक करेंगे। तो आई की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 0 यानी कि सेकेंड रो का पहला एलिमेंट अगर सेकेंड रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर आता है और सेकेंड रो का पहला एलिमेंट सेकेंड रो के तीसरे एलिमेंट के भी बराबर आ जाता है, तो मतलब सेकेंड रो में सेम सिंबल है, तब भी हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे फॉल्स, क्योंकि अब हमने इस लूप को
कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई प्लेयर गेम जीत चुका है। ओके हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस फार की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है इफ़ की, और इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है रिटर्न फॉल्स वाली। बहरहाल मैं ये ब्रैकेट्स रहने देता हूँ, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, बल्कि यहाँ पे फ़िलहाल हम इसे रिटर्न ट्रू ही करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रो के लिए हमने इसे चेक कर लिया है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो अब मैं क्या करता हूँ कि x के लिए 1 प्रेस करता हूँ, y के लिए मैं क्या करता हूँ 2 प्रेस करता हूँ, और जो हमारे पास x है उसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 प्रेस कर देते हैं, और y के लिए हम क्या करते हैं कि 4 प्रेस कर देते हैं, और x के लिए हम 7 प्रेस कर देते हैं, और y के लिए हम 5 प्रेस कर देते हैं, और x के लिए हम क्या करते हैं कि 9 प्रेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड रो के अंदर 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं y के। अब अगर y 6 एंटर करेगा तो वो गेम जीत जाएगा। अब अगर वो 6 एंटर करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेम क्लोज हो चुकी है। सो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि प्लेयर 2 जो है वो गेम जीत चुका है। सो जैसे ही हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमने यहाँ पे रिटर्न कराया फॉल्स रिटर्न कराया, तो ये वाला जो लूप था ये ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आई फॉल्स, तो ये लूप ब्रेक हो गया। अब ये लूप ब्रेक हो गया तो इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर गेम जीता। तो जिसकी टर्न आई होगी, ठीक है, जिसकी टर्न आगे आई होगी, ठीक है, उससे पहले वाला प्लेयर गेम जीत चुका होगा। इसलिए तो नेक्स्ट टर्न किसी और की आ रही है, क्योंकि एक प्लेयर ने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाई वाला जो था उसने 6 एंटर किया था, तो 6 तो उसकी जगह पे आ गया था, लेकिन टर्न अब एक्स की आ गई थी। हालांकि वाई गेम जीत चुका था और टर्न आ गई थी एक्स की। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो टर्न है वो एक्स की आ चुकी है तो मतलब जो प्लेयर 2 है वाई वाला वो गेम जीत चुका होगा। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश टी लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्लेयर 2 जिसका सिंबल वाई है विन्स द गेम, और हम उसे कह देते हैं कंग्रेचुलेशंस कि आप गेम जीत चुके हैं। और एल्स इफ अगर टर्न आ चुकी थी y की तो मतलब ऑलरेडी जो x वाला प्लेयर था वो गेम जीत चुका होगा। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लेयर 1 जिसका सिंबल x होगा वो गेम जीत चुका है। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करूँ, सो हम गेम स्टार्ट करते हैं और प्लेयर 1 जो है ना वो एंटर करता है 5, और जो प्लेयर 2 है वो एंटर करता है 2, और यहाँ पे जो प्लेयर 1 है वो एंटर करता है 4, और जो प्लेयर 2 है वो एंटर करता है यहाँ पे 8, और जो प्लेयर 1 है वो एंटर करता है फॉर एग्जांपल 1, और जो प्लेयर 2 है वो एंटर करता है 7, और जो प्लेयर 3 है वो एंटर करता है प्लेयर 1 जो है वो एंटर करता है 3, और प्लेयर 2 जो है ना वो अगर 9 एंटर करेगा तो ये थर्ड रो जो है वो सेम हो जाएगी, तो प्लेयर 2 गेम जीत जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेयर 2 वाई जो कि है विन्स दी गेम, कंग्रेचुलेशंस। अब क्योंकि हमने रो वाइज चेक कर लिया है कि कौन सा प्लेयर गेम जीत रहा है, बल्कि हमने कॉलम वाइज भी चेक करना था कि कौन सा प्लेयर गेम जीतता है। तो ये कंडीशन फ़िलहाल अभी तक हमने नहीं लगाई।
जैसे हमने यहाँ पे रो वाइज चेक किया कि कोई भी प्लेयर कैसे गेम जीत सकता है, इसी तरह हमें कॉलम वाइज भी चेक करना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कंडीशन है इसे रैप कर देता हूँ एक पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं अब कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ आर ऑपरेटर, क्योंकि अगर रो वाइज ये चीज़ें सेम आ जाएंगी तब भी प्लेयर गेम जीत जाएगा, और कॉलम वाइज आएंगी तब भी जीत जाएगा। तो यहाँ पे आर ऑपरेटर का यूज़ होगा। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे मैं चेंज करूँगा कॉलम्स के लिए। तो अब अगर मैंने कॉलम वाइज चेक करना है तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, इसे रीअरेंज करना है कि यहाँ पे आई की बजाय 0 आएगा और 0 की बजाय आई आएगा, और यहाँ पे 1 की बजाय आई आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और इधर भी आई की जगह पे और 0, और यहाँ पे आई की जगह पे 2 और 2 की जगह पे आई आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, पहले रो के लिए कंडीशन लगाई थी, अब कॉलम के लिए भी कंडीशन लगा दी है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, अब अगर हम किसी भी प्लेयर को कॉलम वाइज चेक करें, जैसे कि प्लेयर 1 ने 5 एंटर किया, प्लेयर 2 ने जो है ना 4 एंटर किया, और प्लेयर 1 ने दोबारा 2 एंटर किया, और प्लेयर जो 2 है उसने 1 एंटर किया, और प्लेयर जो 1 है अगर वो 8 एंटर करेगा तो कॉलम वाइज भी वो गेम जीत सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेयर 1 विन्स द गेम, कंग्रेचुलेशंस। तो हमने कॉलम वाइज भी देख लिया, और 2 और कंडीशंस भी थी जिन पे प्लेयर गेम जीत सकता था, वो था डायगनली और एंटी डायगनली। बट उसके लिए अभी तक हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लूप के बाहर आके कंडीशन लगाता हूँ। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ कि प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और साथ में आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ जो बोर्ड वाली है। तो अब अगर मैं इधर आता हूँ तो आप देखें कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से होंगे, 1, 5 एंड 9। अब 1, 5 एंड 9 इधर अगर हम देखें तो हमारा जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, 0, और इधर 5 पे क्या होगा, 1, 1, और इधर इंडेक्स क्या होगा, 2, 2। तो 1 पे 0, 0, 1, 1, 2, 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 0, 0 वाला 1, 1 के बराबर भी है और 0, 0 वाला 2, 2 के बराबर भी है तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फिलहाल हमने लगानी है। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डायगोनल वाइज और एंटी डायगोनल वाइज, और ये था रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम चेक कर रहे थे। तो इधर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ बोर्ड में 0, 0, 0 वाला जो है अगर वो, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, अगर वो बराबर आ जाता है 1, 1, 1, 1 के, और इसी तरह एंड इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरह बोर्ड 0, 0 वाला जो है वो बराबर आ जाता है 2, 2 वाले के, अगर ये वाला एलिमेंट 0, 0 वाला 1, 1 के बराबर आ जाता है और यही 0, 0 वाला 2, 2 वाले के भी बराबर आ जाता है, तो मतलब डायगोनली तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। अगर आपको एरे का अच्छे से आइडिया है 1 डायमेंशनल का एंड 2 डायमेंशनल का, तो आई थिंक ये आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। और इसी तरह एंटी डायगोनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, और यहाँ पे 2 रो 0 कॉलम। तो अगर
यहाँ पे 0 2 वाला 1 1 के बराबर भी है और 0 2 वाला 2 0 के बराबर भी है, तो एंटी डायगोनल में भी सेम एलिमेंट्स होंगे। तो अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे एक पैरेंथेसिस में क्लोज करता हूँ और इधर हम आर वाली कंडीशन लगाते हैं कि डायगोनल में है या एंटी डायगोनल में है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को हम चेंज कर लेंगे ताकि हमें दोबारा एरे का नाम ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे 0 2 वाला अगर 1 1 के बराबर है और 0 2 वाला 2 0 के भी बराबर है, तो एंटी डायगोनल वे में भी वो एलिमेंट सेम होंगे। सो अगर डायगोनल वाइज या एंटी डायगोनल वाइज एलिमेंट सेम होंगे तब भी प्लेयर गेम जीत जाएगा, और प्लेयर गेम जीत जाएगा तो हमने गेम ओवर करानी है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि गेम हमने क्लोज करानी है। तो इस तरह कोई भी प्लेयर गेम जीत सकता है, रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज या फिर एंटी डायगोनल वाइज। एक कंडीशन और हो सकती है जिसमें हमने गेम ओवर में ट्रू रिटर्न कराना है, और वो हो सकती है कि जब अभी कोई भी प्लेयर गेम नहीं जीता, गेम अभी कंटिन्यू फेज में है, तो उसमें क्योंकि हमने ट्रू रिटर्न कराना होगा, तो वो वाला केस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और वो केस कब होगा? वो केस तब होगा जब पूरा जो बोर्ड है वो फिल नहीं हुआ, मतलब कोई गेम जीता भी नहीं और पूरा बोर्ड अभी तक फिल भी नहीं हुआ, तो गेम कंटिन्यू होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 2 लूप लगाता हूँ, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, i लेस आर इक्वल टू 2 i प्लस प्लस, और एक और लूप मैं लगाता हूँ कंट्रोल C, और एक और हम लूप लगाते हैं इस यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम चेंज करके j रख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ कि जब भी हम लूप में चेक करें और जो बोर्ड है उसका जो i और j वाला इंडेक्स है, अगर वो x के बराबर नहीं है, या फिर बोर्ड जो है उसका i और j जो है वो y के बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा कि अगर बोर्ड का जो i j इंडेक्स है उस पर किसी भी इंडेक्स पे, पहले, दूसरे, तीसरे पे, क्योंकि ये लूप चलता रहेगा, फर्स्ट रो के लिए हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे, फिर सेकंड रो के लिए 3 कॉलम्स होंगे, फिर थर्ड रो के लिए 3 कॉलम्स होंगे। अगर कोई भी हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जहाँ पे x वाला सिंबल नहीं है, यहाँ पे हमें r नहीं एंड ऑपरेटर लगाना चाहिए, कि अगर वो x के बराबर भी नहीं है और y के बराबर भी नहीं है, मतलब x और y के बराबर नहीं है, तो वो कोई नंबर होगा 1 2 3 4 में से कोई भी अगर ऐसा नंबर मिल जाता है हमें, तो मतलब अभी गेम ओवर नहीं हुई है, हमें रिटर्न कराना चाहिए ट्रू। ठीक है, ताकि नेक्स्ट प्लेयर को टर्न मिले और वो मज़ीद गेम को कंटिन्यू करे। रिटर्न ट्रू करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, तो दोबारा से ये लूप चलेगा। अब हमने ये देख लिया कि गेम कंटिन्यू फेज। ठीक है, अब अगर प्लेयर कोई भी जीतता भी नहीं है और गेम जो है ना वो कंटिन्यू भी नहीं है, तो थर्ड केस हो सकता है कि सारी प्लेसेस फिल हो गई हैं, प्लेयर कोई भी गेम नहीं जीता, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि गेम ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्रा वाला फेज़ हम देख लेते हैं। तो गेम अगर ड्रा होगी तो तब भी हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे फॉल्स। बट हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने दिखाना है कि गेम ड्रा हो चुकी है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं बोल्ड टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ ड्रा, और उसमें इनिशियली मैं फॉल्स रखा देता हूँ कि क्योंकि शुरू में जो गेम है वो ड्रा तो नहीं हो सकती, गेम चलती रहेगी। अब इधर आके मैं ड्रा के अंदर रखा दूँगा ट्रू। तो अब हम देखेंगे कि अगर
अगर एक्स की टर्न आ चुकी है तो मतलब हम गेम ओवर वाले लूप से बाहर निकल आए हैं। तो या तो प्लेयर 1 जीता होगा या फिर प्लेयर 2 जीता होगा, या फिर क्या हो सकता है कि गेम ड्रा भी हो सकती है। तो इधर हम चेक कर लेंगे कि अगर जो ड्रा वाला वेरिएबल है उसके अंदर अभी भी फॉल्स ही है, जो कि हमने इनिशियली रखाया था, ठीक है। और इधर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि एंड अगर जो ड्रा है उसमें अभी भी फॉल्स ही रखा हुआ है तो फिर कोई प्लेयर जीता होगा। अगर ड्रा के अंदर ट्रू आ चुका है तो मतलब कोई भी प्लेयर नहीं जीता है, ना कोई प्लेयर जीता है और ना ही गेम कंटिन्यू फेज में है, तो गेम ड्रा हो चुकी होगी। और ड्रा होगी तो ड्रा में ट्रू आ चुका होगा, ठीक है। तो इधर फॉल्स तो होगा नहीं। तो हम एल्स केस बना लेते हैं कि अगर प्लेयर 1 भी नहीं जीता, 2 भी नहीं जीता, तो मतलब गेम ड्रा हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम ड्रा। अब हम क्या करते हैं कि इसे टेस्ट करते हैं मज़ीद। पहले मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमने इसे चेक कर लिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि डायगनली कोई भी यूज़र गेम जीत रहा है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x के लिए 1 एंटर करता हूँ, y के लिए 2 एंटर करता हूँ और x के लिए 5 एंटर कर देता हूँ, और y के लिए मैं क्या करता हूँ कि 4 एंटर कर देता हूँ, और x के लिए मैं 9 एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायगनली भी यूज़र क्या कर सकता है, प्लेयर 1 क्या कर सकता है या 2 क्या कर सकता है, गेम जीत सकता है। सो डायगनली हमने चेक कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ कि एंटी डायगनल वे में। अब हम देख लेते हैं कि एंटी डायगनल वे में कोई प्लेयर गेम जीत सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 3 और 2, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 5, और y के लिए मैं एंटर करता हूँ 1, और x के लिए जैसे ही मैं 7 एंटर करूँगा तो एंटी डायगनल वे में भी प्लेयर गेम जीत सकता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर पूरा बोर्ड फिल हो जाता है और कोई भी प्लेयर गेम नहीं जीतता तो उस केस में हमें मैसेज मिलना चाहिए कि गेम ड्रा हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्लेयर 1 एंटर करता है 5, और प्लेयर 2 जो है वो एंटर करता है 4, और प्लेयर 1 जो है वो एंटर करता है 8, और जो प्लेयर 2 है वो एंटर करता है 2, और जो प्लेयर 1 है वो एंटर करता है 6, और जो प्लेयर 2 है वो एंटर करता है 9, और जो प्लेयर 1 है वो एंटर करता है 1, और प्लेयर 2 एंटर करता है 3, और प्लेयर 1 एंटर करता है 7। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लेयर गेम नहीं जीता, तो इसलिए हमें यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है गेम ड्रा का। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि टिक टैक टो एक गेम बना सकते हैं। इस गेम में हमने C++ के तमाम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया, और हमने देखा कि C++ के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। C++ प्रोजेक्ट सीरीज़ में और भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। आप क्या करें, मेरी C++ प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आपने अभी तक मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।